45 साल पहले एक चीख मिट्टी के नीचे दबा दी गई थी। एक सच जो इतने साल बाद भी बाहर नहीं आ पाया, जिसे जमीन ने अपने सीने में कैद कर लिया। हेलो एवरीवन। 1978 में रंगा बिल्ला ने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की हत्या कर दी थी। आज की कहानी उनके कजन गौतम जय सिंघानिया की, जिसे 45 सालों से न्याय नहीं मिला है। बात है 6 मार्च 1980 की। गौतम कॉलेज से घर आ रहा था। उसके कजन ने उसे बस स्टॉप पर ड्रॉप किया था। लेकिन दुर्भाग्य तो देखो, गौतम वहां से कभी भी घर नहीं लौटा और आज पूरे 45 साल हो गए हैं। इस घटना के 2 साल पहले उनके ही परिवार में गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की निर्मम हत्या हो चुकी थी। इसलिए गौतम के पेरेंट्स बहुत डर गए थे। फौरन अपने लेवल पर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया था। सबसे पहले दोस्तों के घर और फिर रिश्तेदारों के घर। लेकिन गौतम का पता नहीं चला और इसके बाद वो फौरन पुलिस स्टेशन गए। जब वो पुलिस स्टेशन गए थे, उसी समय उनके घर में किसी ने एक नोट डाल दिया था कि आपका बेटा गौतम हमारे कब्जे में है, और एक अमाउंट उस पर लिखा हुआ था जो कि माता पिता को देना था। इस चिट्ठी में आगे लिखा था कि ये अमाउंट माता पिता को कब देना है वो समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने कहाँ देना है, यानी कि उसकी लोकेशन उन्होंने पहले ही दे दी थी, और वो लोकेशन थी नई दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। ये नोट पढ़कर माता पिता वापस पुलिस स्टेशन भागे और उन्होंने ये जो पेपर था वो पुलिस को दिया। ये बहुत सेंसिटिव केस था, मगर पुलिस ने लीपापोती की कि जवान है, कहीं घूम रहा होगा, आ जाएगा। इस परिवार के 2 सिबलिंग्स के साथ इतना बड़ा हादसा पहले ही हो चुका था, फिर भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी। धीरे धीरे दिन बीतते चले जाते हैं। माता पिता पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहते हैं। पुलिस उन्हें एश्योर करती रहती है कि गौतम कहीं दोस्तों के साथ घूमने गया होगा, वापस आ जाएगा। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब आ जाती है 28 मार्च। 28 मार्च को पुलिस स्टेशन में एक अननोन कॉलर का कॉल आता है, और कॉलर गौतम के बारे में बात करना चाहता है। क्योंकि इसी पुलिस स्टेशन में गौतम का केस, मिसिंग केस रजिस्टर हुआ था, तो पुलिस वाला थोड़ा ध्यान से सुनने लगता है। अब कॉलर बताता है कि गौतम कहीं लापता नहीं है, बल्कि उसका कत्ल हो चुका है। जब उससे पूछा जाता है कि उसका कत्ल किसने किया, जवाब में वो कहता है कि इस बात का उसे पता नहीं है। लेकिन ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में जो गेस्ट हाउस है, वहां पर एक माँ बेटी रहती है। गौतम के रिश्ते उनके साथ थे, और उन्हीं माँ बेटी के रिश्ते एक मुंबई के प्रसिद्ध होटल वाले से भी थे। यानी कि सारी इंफॉर्मेशन वो अननोन कॉलर दे रहा था। और वो होटल वाला, आगे वो कॉलर बताता है कि वो होटल वाला एक बहुत बड़ा स्मगलर भी है। शायद हत्या के तार इस बात से जुड़े हों। साथ ही वो एक और चीज बताता है कि पुलिस को एक्चुअली यहाँ पे यकीन ही नहीं होता उस कॉलर पर। पुलिस को लगता है कि ये झूठी खबर भी हो सकती है, या पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी हो सकती है। कॉलर एक पर्टिकुलर जगह का नाम बताता है कि उस जगह पर चले जाओ, वहीं पर गौतम की बॉडी है। साथ ही गौतम ने एक पैर में मोजा पहना है और एक पैर में मोजा नहीं पहना। इससे आपको यकीन हो जाएगा कि वह बॉडी गौतम की ही है, क्योंकि बहुत दिन बीत चुके थे, तो शायद बॉडी पहचान में ना आए। अब पुलिस वाले अपने हायर अथॉरिटीज को ये बात बताते हैं, और पुलिस डिसाइड करती है कि वहां पर जरूर जाया जाए जहां पर कॉलर ने बोला था। अब एक पुलिस टीम तैयार होती है और वहां पर जाती है, उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर अननोन कॉलर ने बोला था। वहां जाकर उन्हें एक नया नया बना हुआ गड्ढा दिखता है, और गड्ढे से वाकई में एक पांव बाहर आया हुआ था। और जब गड्ढे को खोदा जाता है तो उसमें से एक बॉडी मिलती है, जो शायद गौतम की ही थी, क्योंकि बॉडी की हालत बहुत खराब थी। मगर जब गौतम के कपड़ों से उसकी पहचान की जाती है, तो वो वही कपड़े थे। अननोन कॉलर की सभी बातें सच होती हैं। उस बॉडी में एक पाँव में मोजा था और एक में नहीं था। और एक बार फिर से यह मामला सुर्खियों में आ जाता है। सारे अखबार 29 मार्च को इससे भर जाते हैं। साथ ही वो दर्दनाक घटना जो 2 साल पहले घटी थी, लोगों के आंखों के आगे आ जाती है। और वह घटना थी गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की बेरहमी से की गई हत्या। सन 1978 की बात है। गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा, जो कि दोनों भाई बहन थे, उनके माता पिता नेवल ऑफिसर थे। दोनों को किडनैप कर लिया जाता है, रंगा बिल्ला नाम के दो दुर्दांत अपराधी। और ये काम वो करते हैं पैसों के लिए। लेकिन जब उन्हें बच्चों के माता पिता के बारे में पता चलता है तो वो डर जाते हैं,
और गीता और संजय की हत्या कर देते हैं। दोनों ही हत्यारे पकड़े जाते हैं और उन्हें फांसी की सजा हो जाती है। जनता में इस केस को लेकर बहुत अधिक गुस्सा था। साथ ही गौतम के माता-पिता भी बहुत गुस्से में थे, क्योंकि वो शुरू से कह रहे थे कि उनका बेटा अगवा किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल नहीं सुनी। और इस तरह यह केस बन गया दिल्ली के चरित्र पर कभी भी न धुलने वाला एक दाग। गौतम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने माता पिता को और हिला के रख दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि गौतम के मुंह में, नाक में, आंख में, उसके कान में, यहां तक कि उसके नाखूनों के अंदर भी मिट्टी भरी हुई थी। उसकी रिब्स टूटी हुई थी। दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे ताकि वो हाथों से मिट्टी खोदकर बाहर ना निकल आए। मतलब कि गौतम को शायद जिंदा ही दफन कर दिया था, जिसकी वजह से वो मिट्टी को अपने पैर से हटाने की कोशिश कर रहा था, ताकि सांस ले सके और थोड़ी हवा अंदर आ सके। ये भी पता चल रहा था कि गौतम ने बहुत अधिक संघर्ष किया, लेकिन उसका संघर्ष असफल रहा और इसीलिए उसका एक पाँव बाहर आया हुआ था। अब पुलिस पे बहुत अधिक प्रेशर था। परिवार का, मीडिया का, जनता का, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस का। अब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। सबसे पहले पुलिस बस स्टैंड गई। उन्हें पता चला कि उस दिन बस स्टैंड पर बहुत अधिक भीड़ थी। वहां से किसी को अगवा करना संभव नहीं था। तो यह समझ आया कि हाँ, जिसके साथ भी गौतम गया वो उसकी जान पहचान वाला ही था। उस दिन कॉलर ने एक बात और बोली थी कि गौतम का रिश्ता किसी माँ बेटी के साथ था, जिसकी वजह से यह हत्याकांड हुआ। और उन माँ-बेटी का रिश्ता किसी बॉम्बे के बहुत बड़े होटल मालिक के साथ था। लेकिन पुलिस ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की और कभी पता ही नहीं चला कि वो सुंदर नगर के गेस्ट हाउस में वो 2 माँ-बेटी कौन थी? क्या यह गुमराह करने के लिए था? या गुमराह करने के लिए सिर्फ माँ-बेटी का एंगल डाला गया था? ना पुलिस को कभी यह पता चला कि वह होटल वाला स्मगलर कौन था? पुलिस को कभी यह भी पता नहीं चला कि इस हत्याकांड का मकसद क्या था और पुलिस को कभी ये भी पता नहीं चला कि वो अननोन कॉलर हत्या की साजिश का खुलासा करना चाहता था या वो खुद हत्यारा था। आखिर इतनी सारी बातें उसे कहाँ से पता थी? आज की बात होती तो शायद पुलिस पता कर लेती, लेकिन तब 1980 यानी कि आज से करीब 45 साल पहले ये सब कर पाना, ये सब पता कर पाना बहुत मुश्किल था। पुलिस के हाथ पांव फूले हुए थे। उन्होंने बहुत जगह हाथ-पाँव मारे और काफ़ी सारी पुलिस टीम भेजी। मुंबई, हरियाणा, पंजाब 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। बहुत सारे लोगों के बयान लिए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि वो मकसद भी पता नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक अननोन कॉलर की सारी बातें थी जिस पर वो विश्वास कर रहे थे और उसकी सारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। आज 45 साल बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पता नहीं उस परिवार को कब इंसाफ मिलेगा। आखिर क्यों गौतम के साथ ऐसा किया गया? फिरौती के लिए तो ये हत्या नहीं हो सकती, क्योंकि कभी फिरौती मांगी ही नहीं गई। आखिर ऐसा भी क्या गुस्सा था उस होनहार गौतम से कि उसे जिंदा ही दफन कर दिया कब्र में? आखिर क्यों गौतम को इतनी यातनाएं दी गई? कहीं कोई सुराग किसी के पास हो तो जरूर दें, ताकि इस अनसॉल्व मिस्ट्री से पर्दा हटाया जा सके और उस परिवार के साथ इंसाफ हो। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग। थैंक यू।